अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन और उसके करेक्टरिस्टिक को डिस्कस किया था और साथ हमने कुछ एग्जांपल्स भी पढ़ी थी जो सिंपल ऐसी बॉडीज़ की एग्जांपल ली थी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करती हैं। उसमें एक एग्जांपल द मोशन ऑफ अ बॉडी अटैच टू अ स्प्रिंग की थी और दूसरी एग्जांपल थी मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। इस लेक्चर में हम मोशन ऑफ बॉडी अटैच टू अ स्प्रिंग को एज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ब्रीफली डिस्कस करेंगे और प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि इस बॉडी की मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन बॉडी अटैच टू स्प्रिंग की मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूव करने के लिए हम जस्ट इन तीन फिगर्स को जो ड्रा की गई हैं इनको डिस्कस करेंगे। फिगर ए में हम देख सकते हैं कि बॉडी जो है वो अपनी पोजीशन ओ पे मौजूद है और स्प्रिंग जो है वो नॉर्मल पोजीशन में है। इसके ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही। अब हम ये लेट कर लेते हैं कि हमने इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की है F, और F फोर्स अप्लाई करने की वजह से स्प्रिंग में स्ट्रेच प्रोड्यूस हुआ है और बॉडी O से A तक आई है जो इसकी फर्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन होगी। एक्सपेरिमेंट्स प्रूव करते हैं कि जितनी ज़्यादा हम फोर्स अप्लाई करेंगे इस बॉडी पर उतना ही उसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा। फोर्स को अगर हम स्ट्रेस लें और जो डिस्प्लेसमेंट है उसको स्ट्रेन लें तो हुक्स लॉ के मुताबिक स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा X के। साथ नेगेटिव साइन लगाना है। नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। इस प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को हमने एलिमिनेट करना है, जिसके लिए एक कांस्टेंट K यूज करेंगे। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स बन जाएगा। F इक्वल्स माइनस KX, where X is the displacement of the mass from its mean position O and K is constant called spring constant। इस कांस्टेंट को जो हमने यहाँ पे यूज़ किया इसको स्प्रिंग कांस्टेंट कहा जाता है और इसकी डेफिनेशन है द फोर्स नीडेड टू स्ट्रेच और प्रेस अ स्प्रिंग डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस दैट द स्प्रिंग गेट्स लॉन्गर और शॉर्टर। यानी स्प्रिंग कांस्टेंट इक्वल होता है अप्लाइड फोर्स के जो हम किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच और प्रेस करने के लिए अप्लाई करते हैं, और जब स्प्रिंग स्ट्रेच और प्रेस होगा तो वो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। अगर हम अप्लाइड फोर्स को उस डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड कर दें तो हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाएगा। K इक्वल्स माइनस F ओवर X। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 से ये इक्वेशन हासिल की है जिससे हमारी ये डेफिनेशन भी ड्राइव हो गई। इसकी एक और डेफिनेशन भी बन सकती है कि द रेशियो ऑफ द अप्लाइड फोर्स टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। अब K इक्वल्स माइनस F ओवर X है। जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी में एक चेंज आएगा, सिस्टम में चेंज आएगा, स्प्रिंग और बॉडी के सिस्टम में चेंज आएगा, और वो ये चेंज होगा कि स्प्रिंग भी इलोंगेट होगा, यानी स्प्रिंग की लेंथ में भी इजाफा होगा, और साथ साथ बॉडी जो है वो पोजीशन O से A तक मूव कर जाएगी। इसको हम डिफॉर्मेशन भी कहते हैं कि स्प्रिंग और बॉडी जो है वो अपनी असल पोजीशन से हट गई है। आपने 9th में पढ़ा था कि जब हम किसी बॉडी को डिफॉर्म करते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करती है जो उसको उसकी असल या ओरिजिनल फॉर्म में लाने की कोशिश करती है, उसको रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं।
तो यहाँ भी ऐसे ही है कि जब हम बॉडी को O से A तक लेके जाएंगे तो इसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी, और वो रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगी, इस बॉडी को A से दोबारा O तक लाने की कोशिश करेगी। जब बॉडी A से O की तरफ मूव करेगी तो इसकी वेलोसिटी में इजाफा होना शुरू हो जाएगा, और O तक आते आते इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। बॉडी O पे रुकने की बजाय B की तरफ मूव करेगी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि बॉडी जब O पे पहुंचेगी तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और इसके अंदर इनर्शिया प्रोड्यूस हो चुका होगा, और वो इनर्शिया जो है वो इस बॉडी को O से B तक यानी सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन तक ले जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे बॉडी जो है वो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है और वो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है, चाहे वो A की तरफ है चाहे वो B की तरफ जा रही है, तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल्स ma हो जाएगा। अब जो इक्वेशन नंबर 1 थी k इक्वल्स माइनस एफ ओवर एक्स, जो हमारे पास इक्वेशन थी k इक्वल्स माइनस एफ ओवर एक्स, उसमें f की वैल्यू पुट करेंगे तो वो इक्वेशन बन जाएगी k इक्वल्स माइनस एम ए ओवर एक्स। अब आप a को इक्वेशन के इस साइड पे रहने दें और m और x को इधर ले जाएं, तो इनका रेसिप्रोकल उधर हो जाएगा जाके, क्योंकि ये x इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, m इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह ये इक्वेशन बन जाएगी माइनस के एक्स ओवर एम, माइनस के एक्स ओवर एम। अब इसमें k भी एक कांस्टेंट है जिसको सुप्रीम कांस्टेंट कहते हैं, और मैस भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। आपको पता है कि मैस ऑफ बॉडी नेवर चेंज, इसका मतलब है कि उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है। जैसे हमने पहले पढ़ा है कि अगर प्रोपोर्शनलिटी सिंबल आ जाए, उसको हम अगर टर्मिनेट करना चाहें तो उसके लिए कांस्टेंट यूज़ करते हैं, तो इसका उलट यानी इन्वर्स प्रोसेस होगा। अगर कांस्टेंट आ जाए उसको हम टर्मिनेट करना चाहें और उनको अगर हम एलिमिनेट करते हैं तो उनकी जगह हमें प्रोपोर्शनलिटी सिंबल लगाना पड़ता है। तो a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। इस जो हमने ये रिलेशन ड्राइव किया है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, यानी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। नेगेटिव साइन हमें ये बता रहा है कि एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की कैरेक्टरिस्टिक में हमने ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक तो ये थी कि बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज मूव टू एंड फ्रो अबाउट द मीन पोजीशन, और सेकंड थी कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन। थर्ड इसकी कैरेक्टरिस्टिक थी कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक तो नेगेटिव साइन आ गया जो हमें ये बता रहा है कि एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो मीन पोजीशन की तरफ है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम डिस्प्लेसमेंट बढ़ाते जाएंगे एक्सेलरेशन भी बढ़ता जाएगा। जिससे ये प्रूव हो गया कि बॉडी अटैच टू द मोशन ऑफ बॉडी अटैच टू स्प्रिंग इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये तो हमने मैथमेटिकली प्रूव किया है। अब इसको हम ज़रा थ्योरेटिकली और ज़रा देख लेते हैं। इससे पहले एक चीज़ जो मैंने अभी आपको पहले भी बताई कि रिस्टोरिंग फोर्स, जब हम बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी अपनी मीन पोजीशन से मूव करती है किसी एक एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, चाहे वो A की तरफ जाए चाहे वो B की तरफ जाए। लेकिन जैसे ही वो बॉडी मूव करेगी तो उस सिस्टम में डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगी। अब जब सिस्टम में डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है तो एक फोर्स ऑटोमेटिकली उस सिस्टम पे अप्लाई हो जाती है, होने लग जाती है, जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, जो उसको उसकी असल पोजीशन ओरिजिनल फॉर्म में लाने की कोशिश करती है।
तो यहाँ रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन दी गई है कि रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुशेस और पुल्स द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटिंग मोशन टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ उसकी डायरेक्शन होती है। अब हम इस रिलेशन को एक्सप्लेन भी करते हैं थ्योरेटिकली। तो हमने ये देखा था कि इनिशियली जो बॉडी m थी, द मैस m जो था वो पोजीशन O पे था और उसके ऊपर नेट फोर्स 0 थी, लेकिन हमने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की और फोर्स अप्लाई होने की वजह से जो मैस है उसने डिस्टेंस x कवर किया और वो फर्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन A तक पहुंचा। और एक्सट्रीम पोजीशन A तक जब वो हम उसको लेके गए तो हमने उसको रिलीज किया। जब हमने रिलीज किया है तो क्योंकि उसके ऊपर एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी और वो उसको दोबारा से मीन पोजीशन O की तरफ लाने की कोशिश करेगी। रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से बॉडी जो है वो मूव करेगी O की तरफ। जैसे जैसे वो O की तरफ मूव करेगी उसकी वेलोसिटी में इजाफा होता जाएगा और उसकी वेलोसिटी O पे पहुंच के मैक्सिमम हो जाएगी और साथ साथ उसके अंदर इनर्शिया भी होगा। तो जिसकी वजह से बॉडी जो है वो O पे रुकने की बजाय सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन B पे पहुंच जाएगी। जैसे जैसे वो पोजीशन O से B की तरफ मूव करेगी उसकी वेलोसिटी में डिक्रीज आना शुरू हो जाएगा, लेकिन उसका एक्सेलेरेशन जो है वो एक्सेलेरेशन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और जब तक वो B पर पहुंचेगी तो उसकी वेलोसिटी 0 हो चुकी होगी, लेकिन उसके अंदर एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो चुका होगा और साथ साथ उसके ऊपर दोबारा से रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी और रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो उसको दोबारा O की तरफ ले आएगी और बॉडी O पे रुकने की बजाय फर्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन A की तरफ चले जाएगी और इस तरह ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगी। टू एंड फ्रू मोशन जो है वो शो करेगी मीन पोजीशन O के गिर्द गिर्द। अब ये बॉडी जो है ये जब एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाती है और दूसरी से दोबारा से फर्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे आती है तो इस पूरे चक्कर को हम इसकी वाइब्रेशन कहते हैं। यानी एक एक्सट्रीम पोजीशन A से B तक गई और B से दोबारा जो है वो A पे आई है O से होती हुई, तो उसने जब A पे पहुंची दोबारा बॉडी तो इसका मतलब उसकी वन वाइब्रेशन कंप्लीट हो गई। उस वन वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए बॉडी जितना टाइम लेती है वो उस बॉडी का टाइम पीरियड कहलाता है। तो क्योंकि बॉडी का मैस m है और स्प्रिंग का जो कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट वो k है, तो इस तरह जो टाइम पीरियड होगा वो बनेगा 2 पाई इंटू m ओवर k स्क्वायर रूट। इस फॉर्मूले की मदद से हम किसी भी ऐसी बॉडी का टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं जो स्प्रिंग से अटैच की गई हो। एंड में ये एक वीडियो दिखाई गई है जिसमें ये तमाम जो सिंपल हार्मोनिक मोशन करती हुई बॉडी है उसको एक्सप्लेन किया गया है। आप ये देख सकते हैं कि बॉडी जो है वो A से B और B से दोबारा A तक मूव कर रही है और इसकी मीन पोजीशन O है और इसकी प्रॉपर्टीज़ को अगर हम स्टडी करेंगे तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है।